उस कराची में आज बहुत ही बुरी खबर पाकिस्तान के लिए आई। पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। पूरा पाकिस्तान गमगीन है, आज गमज़दा है। अमजद साबरी साहब लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ जाया करती थी, उनका कलाम, उनकी कवाली, उनके अल्फाज की चाशनी, उनकी सुर जाया करती थी, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में। वहाँ पर सफ़े मातम बिछा होगा लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में, लोगों की आंखों में। आज उनको दिन दहाड़े टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर कराची में कत्ल कर दिया गया। अमजद साबरी साहब से मेरा पहले तो गायबाना तारुफ था। उनके वालिद का मैं बहुत फ़ैन था और उस वजह से उनका ही फ़ैन हुआ, अमजद साबरी साहब का। और हमारे प्रोग्राम के लिए हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि एक प्रोग्राम में वो तशरीफ़ भी लाए। बहुत ही डाउन टू अर्थ, इतने बड़े सिंगर, और हम जब उनसे मिले लग नहीं रहा कि वो इतने बड़े वालिद के बेटे हैं, और जितने वो झुके हुए इंसान थे, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। मैं आपको उनकी हमारे साथ गुफ्तगू का कुछ पहलू ज़रूर सुनवाऊँगा भी और दिखाऊँगा भी, लेकिन इससे पहले उनके कुछ कोलीग्स से मैं चाहूँगा कि तासुरात लिए जाएँ आज के इस अंदर होलनाक वाक़े के ऊपर। हमारे साथ लेजेंडरी सिंगर और स्कॉलर जमशेद साहब मौजूद है। जुनैद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी मेरी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की जुनैद भाई, लेकिन इस मौके पे बात की जा रही है, बड़ा गम का मुकाम है। मैं चाहूँगा कि आप अमजद साबरी साहब के मुताल्लिक ज़रूर हमें बताएं, आपने उनको कैसा पाया एज अ गुलकार, एज अ इंसान। जी कामरान भाई, आपने वो जो भी एक बात की ना उनके बारे में, डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मैं क्योंकि अपने म्यूजिक डेज के अंदर इनके वालिद साहब का भी बड़ा फैन, मैं उनको भी सुना करता था, तो मैं इसको बहुत छेड़ता था और मैं कहता था कि यार क्या तुम्हारे अब्बा यार, तो मैं इसको तंग करता था बहुत ज्यादा अमजद भाई को कि अमजद भाई कितने तुम निकम्मे हो यार, ये क्या गाते हो। वो बहुत हंसते थे और कहते थे यार मैं अपने वालिद साहब के पास मैं कैसे कर सकता हूँ। वो तो एक लेजेंड थे और इतने डाउन टू अर्थ। मुझे अक्सर कहा करते थे कि जुनैद भाई आपने मेरे साथ कभी गाना है, तो मैं कहता था अमजद भाई आपकी इतनी ऊंचा शोर, इतनी अच्छी ऊंची आवाज, मैं कहाँ आपके साथ गा सकूंगा। और कामरान भाई, कल इन्होंने मेरी सैरी की ट्रांसमिशन पे आना था। अच्छा। जी हाँ, कल इन्होंने मेरी सैरी की ट्रांसमिशन पे आना था। 5 दिन पहले ये हमारी ट्रांसमिशन पर थे और मैंने मतलब ताजदारे हरम इनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मैंने को 15-20 साल पहले आपके वालिद साहब से सुनी थी, आज मुझे सुना दें। इन्होंने मुझे सुनाई, मैं तो वजद में आ गया था, मेरी आंखों में आंसू थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था आज जब मैंने ये खबर सुनी है। जबरदस्त यही आवाज़ का। जुनैद भाई, आप उनके अगर आप मुनासिब समझे, अगर आप ताजदार हरम या भर दो झोली में से कुछ सुनाना चाहेंगे अमजद साबरी साहब के लिए, आज जो उनके वालिद के बाद उनकी भी मशहूर कवालियाँ बन चुकी थी दोनों। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली। मैं ये सोचता हूँ ये जबरदस्त जी। ये इतना बड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सना ख्वान, इस वक्त अल्लाह की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसका क्या एजाज़ हो रहा होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसका क्या एजाज़ हो रहा होगा। और किसी भी आदमी की मकबूलियत इंदल्लाह होने की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कामरान भाई, कि जब वो दुनिया से जाता है तो दुनिया वाले उसको इस तरह याद करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। आपसे इंशाल्लाह आइंदा ये बात होती रहेगी। इस मौके पर आपको मैंने जहमत दी। व्यूअर जुनैद जमशेद साहब के आप जज्बात सुन रहे थे, हमारे जज्बात भी ऐसे ही हैं। हमारे प्रोग्राम में वो आए थे अपनी मशहूर मारूफ कवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी इंडिया वालों के साथ। मैं आपको उस कंट्रोवर्सी की भी कुछ झलक दिखाऊंगा, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमजद साबरी साहब जो है अपने मौक़िफ़ पर इतने डटे कि हिंदुस्तान के भी डायरेक्टर को उन्होंने भगाने मजबूर कर दिया हमारे प्रोग्राम से, जो बजरंगी भाई के डायरेक्टर थे। लेकिन जो उन्होंने कवाली गाई हमारी रिक्वेस्ट पे, उसके कुछ बोल गाए, और इंडिया में जो उनकी मकबूलियत है उसका अंदाज़ा आपको इस प्रोग्राम से भी होगा। ये इंडिया और पाकिस्तान, हमारी और इंडियन चैनल की जॉइंट प्रोडक्शन थी। जी कामरान भाई, आपके द्वारा ये करना चाहता हूँ कि एक बार साबरी भाई जरा गुनगुना दे वो, तो बात कुछ जरा थोड़ा। मैं गुनगुना तो दूंगा, लेकिन जो वहाँ से जो हमें कमेंट्स आ रहे हैं ना वापसी भी,
वो वापसी के कमेंट्स भी अच्छे नहीं है ना कि आप सबूत पे पेश करें कि जी ये साबरी ब्रदर्स की कवाली है, और इस तरह की बातें हमें वहां से वापस आ रही है। जब हमने लीगल नोटिस भेजा है तो उसका जवाब में ये आ रहा है कि जी हमें लेकिन इसे प्रतीक जी का कसूर कोई नहीं है, इन्होंने थोड़ी आपको जवाब भेजे, वो तो उनके साथ नहीं, तो ये सारा मैसेज कन्वे करेंगे आप। कर देंगे। अब आप सुना दें, जरा लोग सुनना चाह रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त गाते हैं आप भी। कर देंगे, बहुत मुंतजर है, हम आपसे सुनना चाहते हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। अमजद भाई सुना दें। अच्छा जी, मैं सुना देता हूँ। आप ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए सुना रहा हूँ। मूड तो मेरा खैर तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की मोहब्बत में सुना रहा हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। क्या बात है, वाह 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 सर। व्यूअर्स जी, आप सुन रहे थे अमजद साबरी साहब। हिंदुस्तान में भी उनकी उतनी मकबूलियत है जितनी पाकिस्तान में। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर सना फातिमा साहिबा मौजूद हैं, जो गालिबन उनके घर के बिल्कुल पास हैं। सना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। सना, कुछ बताएंगे आपके ये वाकया जो हुआ, इसके पीछे पता चल सका कौन लोग थे जिन्होंने टारगेट किलिंग की, और इस वक्त उनके घर के हालात क्या हैं, कौन लोग मिलने आ रहे हैं? ऑब्वियसली पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान गम में है इस वक्त। जी बिल्कुल, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है कराची में आज पेश आया। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ना सिर्फ सरहद पार बल्कि पूरी दुनिया में उभारने वाले अमजद फरीद साहब भी आज हम में नहीं रहे। जोहर के बाद वो मामूल के मुताबिक, क्योंकि रमज़ान था, रमज़ान ट्रांसमिशंस मुख्तलिफ चैनल्स पे होती हैं और अमजद फरीद साहब भी बहुत ही मकबूल थे इन रमज़ान ट्रांसमिशंस पे, तो इसी सिलसिले में वो एक निजी चैनल जा रहे थे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन रास्ते में ही जोहर और असर के दरमियान का ये वक्त था जब वो अपने घर से कुछ ही फासले पर तो थे। कुछ पता चला सना फातिमा साहिबा कि उनको किसने कत्ल किया है? क्योंकि वो तो सियासी आदमी भी नहीं थे अमजद साबरी साहब। बिल्कुल, वो एक फनकार थे, उस सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, दुश्मनी उनकी किसी से नहीं थी। बहुत ही कबल वक्त होगा ये कहना कि किसने उन्हें मारा, लेकिन टारगेट किलिंग का सिलसिला जो कुछ अरसे पहले शहर कायद में हमें नज़र आता था, कुछ वक्फा उसमें नज़र आया, और आज फिर उसी टारगेट किलिंग के सिलसिले ने एक बहुत ही अहम शख्सियत को, एक बहुत ही प्यार करने वाले इंसान को हम बहुत शुक्रिया। सना फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। मैं चाहूँगा कि हम मुनव्वर आलम साहब को भी लें कराची से। कराची के अंदर व्यूअर्स हालात जो हैं वो बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के बेटे जो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, और अब ये एक और वाकया हो गया है। मुनव्वर आलम जरूर बात करने की कोशिश करें। आपको मैं एक क्लिप और दिखाऊंगा अमजद साबरी साहब की, जिस अभी थोड़ी देर में, इससे आपको अंदाजा होगा कि अपने मौक़िफ़ पे कितना डट जाते थे। हिंदुस्तान को भी बड़े दंदाने चिकन जवाब दिए उन्होंने इसी प्रोग्राम में, जो हमारा प्रोग्राम था, यहीं से बैठ के वो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं तारुफ करा दूँ अपने मेहमानों का। जुल्फ़िकार अली मित्तू साहब हमारे साथ मौजूद लाहौर स्टूडियोज़ में, नज़ीर लगारी साहब, हारून रशीद साहब मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, मुजीब शामी साहब ज्वाइन करेंगे। हारून रशीद साहब, कराची के अंदर हालात एक दफ़ा फिर बहुत से लोगों को ख़राब नज़र आ रहे हैं। जब चीफ जस्टिस का बेटा अगवा हो रहा है और उसके बारे में पता नहीं चल रहा, जब इतनी बड़ी आर्टिस्टों की टारगेट किलिंग हो रही हैं, सूबाई हुकूमत को हम इल्ज़ाम ठहराएं या रेंजर्स के ऑपरेशन पर सवालिया निशान उठाएं कि वो अब अपनी ग्रिप छोड़ रहा है क्रिटिक्स के नज़दीक? देखिए, भारत है भारत, इट इज़ इंडिया। ये पहले केस में ज़्यादा शुबा बलूचिस्तान के सब नेशनलिस्ट पे है और इसमें ज़्यादा शुबा MQM के टेररिस्ट ग्रुप के पे है। और इसके पीछे कौन हो सकता है? इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी हालात में भी अच्छे नहीं हैं, कशीदगी है और इख्तलाफात हैं और गैर यकीनी सूरत हाल है कुछ, उसमें कौन है ये जो इतनी कामयाबियों के बाद 80% अपना टारगेट किलिंग कम हो गई थी, बत्ताखोरी में 85 से 90% कमी आई थी, और बहुत सी चीज़ें ईरानी पेट्रोल में मतलब ये बिल्कुल ही बराए नाम रह गया था कराची की हद तक, बलूचिस्तान के साहिल पे तो अब भी बिकता है। बहुत इतने टारगेट किलर्स पकड़े गए। इन अचीवमेंट्स को ख़त्म करना है, ये उनकी देर पा मनसूबाबंदी का एक हिस्सा है और ये राह करती है। कभी कहीं कहीं CIA भी उसकी मदद करती है हालात को बिगाड़ने में। ये जो मुल्ला मंसूर वाला वाक़या है और चीज़ें हैं और अलमनाक वाक़यात, खदशा खुदा करे ना हो सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ 20 बरस से 21 बरस से चीख चिल्ला रहा हूँ, हम जैसों की सुनता खैर कौन है।
पुलिस SHO मेरिट पर तकर्री पुलिस में, सिविल इंटेलिजेंस ये फौज का काम नहीं है, ये रेंजर्स का काम नहीं है। फौजें लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं होती, मुल्क का दिफा करने के लिए होती हैं। फौज एक मुल्क फतह कर सकती है, क्राइम को फतह हतमी तौर पर नहीं कर सकती। 95 में पुलिस ने ठीक किया था, और पुलिस को किसने ठीक करना है? सादा उसूल यह है कि मेरिट पे तकर्री की जाए। अगर पुलिस इसलिए है कि वडेरों के काम आए, वजीरों के काम आए, जागीरदारों के काम आए, हुकूमत के काम आए और अवाम के लिए नहीं है, तो फिर यही होगा। इंटेलिजेंस के तस्वुरात दुनिया में बदल चुके हैं। ईरान कोई हारून साहब मुझे आपसे एक अर्ज करनी है। सर आपने कहा टारगेट किलर से मारा MQM के, लेकिन अभी लंदन से मुस्तफा अजीज़ाबादी का ट्वीट आया है, उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब कहा, नहीं सर मैंने कहा पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी सर वो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्तफा अजीज़ाबादी कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल वगैरह की पार्टी ने उनको मारा क्योंकि उनके प्रोग्राम में जाने से इनकार किया था। बकौल मुस्तफा कमाल वगैरह के पास टेररिस्ट है ही नहीं। बिल्कुल। और ये साबित होता है जब कोई चिल्लाए तो ये शुबा और कभी होता है, शुबा है। मैंने ये नहीं कहा कि लाजमन उन्होंने किया है, ज्यादा शुबा उन पे है। दूसरे इम्कानात भी मलहूज रखने चाहिए। तफ्तीश में ये नहीं होता है कि एक ग्रुप को आप पकड़ लेते हैं। अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि MQM बाज़-औक़ात अपने लोगों को कत्ल करती है, और अमजद साबरी का MQM के साथ ताल्लुक था, मुतहर्रिक वो नहीं थे, उससे उनकी ज़हनी वाबस्तगी थी। और ये अभी तक अगर अपनी पार्टी के लोगों को किसी ने कत्ल किया है तो MQM ने किया है। इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। हारून साहब आप कह रहे हैं इसका अंदेशा है, इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए। हमारे साथ मुनव्वर आलम साहब मौजूद हैं। मुनव्वर आलम, आप कराची को बड़े जो है वो डीपली विजिलेंटली देखते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का कत्ल, अब इतना हाई प्रोफाइल अमजद साबरी साहब की टारगेट किलिंग, ये किसके लिए सवाल निशान इस वक्त है? पुलिस के लिए या रेंजर्स का ऑपरेशन जो है उसके ऊपर एक के खिलाफ अब ये एक महाज खुलता जा रहा है दुश्मनों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जो भी इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर मुतहर्रिक इदारे हैं जो काम कर रहे हैं जराइम पेशा अफराद के लिए, उनके लिए ज़रूर लम्हा फ़िक्रिया है। ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हाई प्रोफाइल टारगेट 2 दिन के अंदर अचीव किए हैं दहशतगर्दों ने, एक अगवा के तौर पर, दूसरा कत्ल के तौर पर। अवैध शाह का जो अगवा है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से तमाम इदारे जायज़ा ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन अब तक ब्लैंक हैं। कोई सिमत का तयन नहीं हो सका अब तक कि आया ये किसका काम हो सकता है। बहुत मुख्तलिफ पहलुओं पर ज़रूर जायज़ा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन जारी था, जो कामयाबियाँ हासिल हुई, उसमें पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया, कुर्बानियाँ भी दी, शहरियों ने भी। नहीं मुनव्वर साहब, आपको लगता है कि अब ये सिलसिला चल पड़ेगा? खुदा न खास्ता, क्योंकि DG ISPR की जो आई थी प्रेस ब्रीफिंग, उसमें उन्होंने कहा था कि कराची में 70% जो है टारगेट किलिंग कम हुई है, 85% 80% भत्ता कम हुआ है, और ये बात सही भी है। लेकिन क्या आपको लगता है खुदा न खास्ता अब ये ट्रेंड दोबारा रिवर्स होने लगा है? कामरान साहब, इसको नहीं कहा जा सकता कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है वो लगता है ऐसे ही कि शाखें काटी जा रही हैं, लेकिन जड़ें अभी तक मजबूत हैं, नेटवर्क मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। अभी शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, और जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो बहुत मुख्तलिफ जगहों से जराइम पेशा अफराद हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई विजिलेंस का जो सिस्टम है। और अभी तक ये पता भी नहीं चला मुनव्वर आलम साहब के अमजद साबरी साहब को कौन मार सकता है, क्योंकि उनकी तो ज़ाहिर कोई दुश्मनी सियासी नजर नहीं आती। देखिए, मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू का जिक्र किया गया, दूसरा पहलू यह है कि वो मजहबी एतबार से भी इसको ज़रूर देखना होगा, सेक्टेरियन हवाले से। और जिस तरह की कार्रवाई है और जिस किस्म का असला इस्तेमाल हुआ है, बहुत प्रोफेशनल टारगेट किलर्स नहीं लगते। 30 बोर का इस्तेमाल किया गया काफ़ी अरसे के बाद, वरना 9mm इस्तेमाल की जाती है, और काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स यूज़ की गई हैं एक शख्स को टारगेट करने में। तो मुख्तलिफ पहलू हैं, क्योंकि जो साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें बड़ा कराची से आपने रिपोर्ट किया। सलीम बुखारी साहब वो कह रहे हैं सेक्टेरियनिज्म का भी खदशा है, मजहबी दहशतगर्दी भी हो सकती है। आपके नज़दीक कराची ऑपरेशन पे ये अब सवाल उठेगा, या ये वाकई चीज़ें हमारे कंट्रोल से अभी भी बाहर है, ये मजहबी इंतहा पसंदी वगैरह? बुखारी साहब। कामरान, आपने बहुत सही सिमत में इशारा किया है। पहली बात तो यह है कि ये बहुत दुख का मकाम है कि जिस मुल्क में अमजद साबरी जैसे लोग भी महफूज ना हों, जहाँ पर इस एक सूबे के चीफ जस्टिस का बेटा महफूज ना हो,
वहाँ वो दावा करने वाले लोग जो कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, उनके लिए ये तमाचा है या एक तरह का चैलेंज है, ये मुझे तो समझ नहीं आती है कि इससे हम क्या समझें। ये क्या पैगाम है कि जो कहते थे कि अब कराची का अमन लौट आया है, इसके 2 3 4 एस्पेक्ट हो सकते हैं कामरान। एक का तो आपके ये आलम साहब जो थे उन्होंने बहुत सही सिमत में इशारा किया कि एक तो इसका एस्पेक्ट जो है ये सेक्टेरियन हो सकता है, इसलिए कि आपको मालूम है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नाते पढ़ते थे, जिस तरीके से उसका प्रचार करते थे, जिस शद्दोमत के साथ, जिस जज्बात के साथ वो इसको बयान करते थे, वो किसको काबिल कबूल नहीं होगा, किसके लिए वो तकलीफ़ का बायस होगा, ये तो अब तय करना मेरा काम नहीं है। लेकिन इसका ये आस्पेक्ट कि ये सेक्टेरियन हो सकता है, इसको मुकम्मल तौर पर रूट आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बात हारून रशीद साहब ने कही वो ज़्यादा करीने क्यास है। बिलाखिर आप देखिए, मुझे बताएं कि कराची में हकीम सईद की दुश्मनी किससे थी? हकीम सईद को किसने मारा था? जो वो फ्रेंच इंजीनियर्स काम कर रहे थे पाकिस्तान के मफाद के लिए, उनको किसने मारा था? जब आप इस तरफ देखते हैं तो फिर ये दहशतगर्दी भी है, और इस दहशतगर्दी के पीछे यकीनी तौर पे भारत का हाथ जो है, अब तो उसके बारे में किसी सबूत और शवाहद की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे MQM के और रॉ के ताल्लुकात के हवाले से ले लीजिए, या जो JIT सामने आ रही हैं, जिस तरह के इकबाली बयानात आ रहे हैं, तो रॉ की पाकिस्तान में ऑपरेशन की मौजूदगी के बारे में तो कोई 2 राय नहीं है। और कराची चूँकि पाकिस्तान की इकनॉमिक हब है, कराची चूँकि पाकिस्तान का रिश्ता हुआ एक जख्म है, इसके ऊपर कारी ज़रब लगाना जो है वो भारत के मुफाद में है। ठीक जी। लिहाजा इसके तमाम ही पहलुओं पर गौर करके इसका जितनी जल्दी पता चल जाएगा उतना ही बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। नज़ीर लगारी साहब, आपसे मैं सवाल थोड़ा मुख्तलिफ पैराए में करूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि सिंध की गवर्नमेंट पैरालाइज है, उनके जो वज़ीर आला हैं दुनिया के सबसे ज़ईफ़ वज़ीर आला हैं। अगर कायम अली शाह वज़ीर आला होते सिंध के, तो क्या ये टारगेट किलिंग अमजद साबरी जैसी हस्ती की या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जैसे मोतबर शख्स के बेटा अगवा ना होता? दूसरा सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, वो ऑब्वियसली ओवरऑल कराची ऑपरेशन के भी वही इंचार्ज हैं, कराची का भी उन्हीं की जुरिस्डिक्शन में आता है। अगर वो पाकिस्तान में होते तो शायद लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेहतर होता कराची का। ये दोनों चीज़ें कि कायम अली शाह साहब अगर वज़ीर आला ना होते कोई और होता, और अगर नवाज शरीफ साहब वापस होते इधर, तो क्या ये हालात आज हमें देखना पड़ते? जक्के बाद दीगरे बहुत बड़े वाक़यात हुए कराची जैसे शहर में जहाँ अमन आ रहा था। मगर कराची में चीफ मिनिस्टर का होना या ना होना ये अलग बात है, इसलिए कि इससे पहले जब ये चीफ मिनिस्टर बने 8 साल पहले तो अरबाब रहीम थे। क्या अरबाब रहीम के दौर में धमाके नहीं हुए, ख़ुदकुश हमले नहीं हुए और टारगेट किलिंग नहीं हुई? उससे पहले अली मोहम्मद महर का दौर था, क्या उस दौर में नहीं हुए? उससे पहले जो था वो लियाकत जतोई का दौर था, फिर लियाकत जतोई से बीच में गौस अली शाह का एक दौर आया, उससे पहले हुआ वहाँ लियाकत जतोई के दौर में बड़े बड़े टारगेट किलिंग हुई, हकीम सईद का कत्ल हुआ, उससे पहले पीपल्स पार्टी रही उसमें कत्ल हुए, उससे पहले मुस्लिम लीग नून रही उसकी हुकूमत बनी, मखलूत अहमद जाम सादी की हुकूमत बनी उसमें हुआ। तो ये टारगेट किलिंग कराची में, और जनरल ज़िया के दौर में सदर के इलाके में 300 से ज़्यादा अफराद जो है धमाकों में मारे गए थे। तो महबूब मार्केट के इलाके में धमाके हुए थे और इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं बेदर्दी से मारे गए थे। ये वाक़यात हुए थे। ये एक सिलसिला है इस शहर को, जिस तरह से हमारे दोस्त कह रहे हैं, अगरचे मैं मतलब ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अहम निशानदेही कर रहे हैं जिसकी तरफ हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए। और उनके बड़े बड़े, आपको मालूम है कि हमारे मीडिया में भी और दूसरी जगहों पर उनके वकील मौजूद है जो कहते हैं कि नहीं राह कुछ नहीं करती है, राह तो बिल्कुल कुछ नहीं करती है, और राह के बारे में इल्ज़ाम ही ना लगाओ, ये कहा जाता है। हमारे मीडिया के ही लोग कहते हैं ओ भाई एक आपके अपने मुल्क के इदारे का कहते हैं वो तो करता रहता है लेकिन वो राह नहीं करती है। इस तरह के लोग हैं मौजूद आपके पास भी, तो इस तरह बात करते हैं। उस पहलू को भी देखना चाहिए जो हमारे सीनियर हमारे दोस्त। नज़ीर साहब 1 मिनट दीजिएगा मुझे सर, आप जरा 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, मैंने आपसे शुरू करूंगा, मुझे जरा एक ज़हमत कर रहा हूँ, आप दे रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुस्तफा ज़ीदा भाई साहब लाइन से मौजूद है। मुस्तफा भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपका ट्वीट अभी आया, आपने मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी पे इल्ज़ाम लगा दिया बगैर किसी शवाहिद के कि उन्होंने खुदा न खास्ता अमजद साबरी साहब को कत्ल कर दिया। मुस्तफा कमाल साहब की पाक सरजमीन पार्टी का क्या दुश्मनी होगी उनसे, अमजद साबरी साहब से? तो सियासी आदमी भी नहीं थे वो। नहीं, आपने मेरा ट्वीट गलत कोट किया है। मैंने ट्वीट में ये नहीं लिखा कि उन्होंने कत्ल किया है। मैंने साफ अल्फाज में लिखा है कि पिछले हफ्ते उनको पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से फोन आया कि उनके यहाँ आए, वो ज्वाइन करें उन्हें, उन्होंने इनकार किया।
कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। उन्होंने इनकार किया। उसके बाद से उनको मुसलसल धमकियां मिल रही थी उनकी तरफ से, जिसका इजहार उन्होंने कराची में भी किया, यहाँ भी किया, अमेरिका में अपने दोस्तों से भी किया। कई लोगों को वो इस बात का इजहार कर चुके थे कि मुझे इस बात पर धमकियां मिल रही हैं। तो आपका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि पाक सरजमीन पार्टी के को ज्वाइन नहीं किया तो शायद उन्होंने ना मार दिया हो? देखिए, एक चीज ये है कि अमजद साबरी जिस तरह की शख्सियत थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती थी ना जी। और अगर ये फोन धमकियां में फोन उन्हें मौसूल ना होते तो हमें भी जो है ये बात कहने की जरूरत पेश ना आती ना। और ये चीज हम बिलावजह क्यों कहेंगे? एक इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो कतई गैर सियासी और लोगों को अमन मोहब्बत अल्लाह ताला उसके रसूल। अच्छा मुस्तफा साहब, मैं आपसे 2 सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। सर, बहुत से क्रिटिक्स आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं एमक्यूएम पे कि खुदा न खास्ता आपके किसी टेररिस्ट ग्रुप ने उनको मार दिया हो, आपको शायद पता भी ना हो। नहीं, हम तो जनाब सिर्फ कराची किया, वो टम्बकटू में भी अगर कोई वाक़या हो जाता है तो वो तो एक माइंडसेट ऐसा है कि वो उंगलियां हमारी ही तरफ उठाता है। हमें तो छोड़ दीजिए ना साहब। एक चीज ये हो रही है, एक वाक़या होता है जिसके साथ ये वाक़या हो रहा है, वो खुद चंद रोज पहले इस चीज के खदशे का इजहार कर रहा है कि मुझे इस तरह से धमकियां। अच्छा, आपसे किया खदशे का इजहार? हमें अब सुनिए ना, सिर्फ ये तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, शहादत का दर्जा अता करे अमजद साबरी शहीद को। वहाँ तो सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट को धमकियां मिल रही हैं, इंतजामिया को आगाह कर रहे हैं। तो मुस्तफा साहब, आप क्या चाहते हैं कि रेंजर ऑपरेशन मजीद फास्ट कर दिया जाए, मजीद तेज किया जाए, या क्या किया जाए? अभी जरूरत है। और आपकी क्या आपका मुतालबा है? रेंजर्स का ऑपरेशन और फास्ट कर दिया जाए ताकि जरा अमन तेजी से आया, अगर रुक भी गया? नहीं, हमारा तो सवाल आज ये है, और ये सवाल सिर्फ कामरान शाहिद साहब, सिर्फ मेरा नहीं जी, कि आज मुल्क के हर शहरी का सवाल है, सिर्फ कराची के शहरी का नहीं। ये इतने साल से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा का पूरा रियासत के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पर, तो आखिर आज तक जो है वो अमन कायम हुआ क्यों नहीं है? ये कैसे लोग जो है वो कत्ल हो रहे हैं? सूरत हाल ये है, 2 रोज पहले, अभी इससे पहले सबीन महमूद का कत्ल हुआ, खुर्रम जकी को शहीद कर दिया गया, फिर अभी 2 रोज पहले चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा कर लिया जाता है दिन दहाड़े। ठीक है, मसला सारा ये है। मुस्तफा साहब मेरे साथ रहिए, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जी। कामरान शाहिद साहब, आपने जो बात की ना, मसला ये है डायरेक्शन दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है। आप जो असल लोग हैं जो शहर में कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म कर रहे हैं, कौन कौन आके वहां कर रहे हैं, आप उन पर हाथ डालने के बजाय आपने सारा मलबा, सारे की सारे वसाइल, सारी ताकत आप लगा रहे हैं एमक्यूएम को खत्म मुस्तफा करने साहब, पर। मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये बड़ा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाह रहा हूँ आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। आप जरा मेरे साथ थोड़े लम्बे रहे ताकि मेरा पैनलिस्ट की भी राय इसके ऊपर ले लूँ, ताकि आप भी रिस्पॉन्ड भी कर सकें उसको। हारून साहब, आप एग्री कर रहे हैं मुस्तफा साहब से? वो कह रहे हैं डायरेक्शन ठीक नहीं है इस ऑपरेशन की, ये जो रेंजर्स का ऑपरेशन हो रहा है इस पे डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है, वरना जराइम बढ़ते जाएंगे, काम ठीक नहीं होगा। हारून साहब? नहीं, ये तो तब मानेंगे नहीं डायरेक्शन ठीक है कि एमक्यूएम को बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी जाए, जैसे बाद अदवार में इनको थी, और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और भाई एमक्यूएम के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई, तालिबान के खिलाफ भी हुई है, मजहबी इंतहा पसंदों के खिलाफ भी हुई है, बलोच सब नेशनलिस्ट के खिलाफ भी हुई है, पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ भी हुई है। इनका तरीका है ये प्रोपेगेंडा करते रहना, अपनी बात को दोहराते रहना। इन्हें उनकी ज़िंदगी में चाहिए था कि ये बात कहते ताकि वो महफूज होते। तरीका ही यही है, तमाम दुनिया में हमेशा ये तरीका रहा है कि जिस आदमी को ख़तरा हो वो खुलेआम कह दिया जाए ख़तरा है और फलां से अंदेशा है, ताकि उसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता। अब बाद अज मर्ग वावेला का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है एमक्यूएम में टेररिस्ट हैं, एएनपी में टेररिस्ट हैं, जमात अहले सुन्नत में टेररिस्ट हैं, पीपल्स अमन कमेटी यानी पीपल्स पार्टी में टेररिस्ट हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर ये मासूम बनते हैं बच्चों की तरह, तो इस पर क्या तबसरा करने की जरूरत है? मुस्तफा साहब, आप मासूम नहीं है, इतने सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। अब देखिए ना, हारून रशीद साहब से इस तबसरे के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? कभी कलमा खैर तो हजरत के मुंह से अदा नहीं हुआ, वो के अपनी आंखों से कराची में आकर
मुतासरीन से मिलकर ठीक। देख के जा चुके हैं। इस बावजूद भी अगर ये तबसरा करें, असल मामला जैसे मैंने अर्ज मैं किया, बुखारी साहब से भी ले लूं इस पे राय। मुस्तफा भाई आपकी इस बात पे जी, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ सलीम बुखारी साहब आपकी क्या राय है कि रेंजर्स का ऑपरेशन वो कह रहे हैं सही डायरेक्शन में करने की जरूरत है, आप एग्री कर रहे हैं मुस्तफा साहब? भाई साहब मेरी राय ये है जी कि ये ऑपरेशन तो अब हो रहा है ना वहाँ जी, ये इतनी शदोमत के साथ ऑपरेशन को शुरू हुए तो अभी साल हुआ, 1.5 साल हुआ होगा, लेकिन ये जो पिछले 30 बरस से वहाँ कराची में हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आखिर हम किसके ऊपर डालें? मुझे ये बताइए। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम, जो मैंने जिक्र किया पहले कि हकीम सईद जैसा शरीफ आदमी वो कत्ल हो जाता है, वो रेंजर अपने फ्रेंच के जो इंजीनियर्स हैं वो कत्ल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं ये कौन कर रहा था? फिर कोई तो बताए। एक वक्त ऐसा था, मैं एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाने का तो खैर नहीं सोच सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक वक्त ऐसा था कि ये माना जाता था कि कराची में पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उनकी रजा के, कि इतना कंट्रोल, इतना उनका मैस कॉन्टैक्ट था लोगों से, तो फिर गली गली कत्ल कैसे हो जाते थे? इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। ठीक है मुस्तफा साहब, इसकी हमें भी समझ नहीं आई, इस किसी और मौके में बात करेंगे इस पे डिटेल से, क्या ख्याल है? नहीं सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। जुल्फ़िकार अली मित्तू साहब, कराची में बजट सिंध में डबल हो गया पुलिस वगैरह, उसके बावजूद ये हालात देखने पड़ रहे हैं। जी मैं अर्ज़ करूँ कि 92.5 अरब रुपए का बजट है लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगले साल के लिए, और ये पिछले 3 साल में 49% इजाफा है कामरान। तो ये सिविल इंटेलिजेंस के मुंह पे एक तमाचे से कम नहीं है कि इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा फेलियर, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में कराची फाइनेंशियल कैपिटल है, ये फाइनेंशियल कैपिटल पे हमला है। दूसरा अगर आप इसको देखें तो पीपल्स पार्टी और रेंजर्स के जो मुश्तरका कोशिश है वहाँ अमन कायम करने की, उसके ऊपर क्वेश्चन, उस पर हमला है। तीसरा रमज़ान में अमजद साबरी का कत्ल या उनकी शहादत, इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात को हर्ट किया जाए और एक दहशत की फ़िज़ा कायम की जाए। तो ये एक तीर से 3 निशाने बनाए। मैं इससे दोबारा से बात करूंगा, लगारी साहब से आते साथ ही बात करूंगा। व्यूज़ एक ब्रेक लेंगे। अमजद साबरी साहब और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का अगवा और अमजद साबरी का कत्ल, कराची के मामलात पर एक बहुत बड़ी अलार्मिंग खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नज़ीर लगारी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में मैंने उस वक्त। ये बताइए कि कराची में अब इस वक्त जब अच्छा हमारे साथ फिल्म साहब रीमा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कामरान शायद है। जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं ज़रूर चाहूँगा रीमा साहब अपने आप जज्बात का इजहार कीजिए, जो आप जितना आप जानती थी अमजद साबरी साहब को। बहुत अरसे से जी जानते थे, और अभी गुज़िश्ता साल भी मेरी उनसे अमेरिका में मुलाकात हुई, और अभी जब मैं आई हूँ तो दूसरी रमज़ान को मेरी उनसे एक चैनल पर मुलाकात हुई और हमने इकट्ठे इफ्तार की ट्रांसमिशन की। इतना बड़ा ये अलमिया है, इतना बड़ा सानिया है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। हम इतना अभी तक रो चुके हैं और पता नहीं अब जब तक जिंदगी रोते रहेंगे। कामरान साहब, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क की ये इतनी बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि हम अपने बहुत ही कीमती खजानों को अपने हाथों से खोते जा रहे हैं, और हम उसके बाद रोते हैं, बोलते हैं, और उसके बाद ये बात बस से पुश चली जाती है। किसका कातिल कब पकड़ा गया? सुल्तान राइस साहब हों तो उनके कातिल आज इतने सालों के बाद भी नहीं पकड़े गए। बिल्कुल किसी ने कोई पूछने वाला नहीं। हमारी की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि क्या कहें, कौन से अच्छे लोग रह जाएंगे? आप कोई अच्छी बात करेंगे या मुआशरे को सुधारने की बात करेंगे तो आप पर गोली चला दी जाएगी, आपकी आवाज बंद करने की कोशिश की जाएगी। तो इस खौफ से लोग खामोश हो जाएं, बोलना छोड़ दें। रीवा साहब, आपको इनसिक्योर लगता है खासा पाकिस्तान में रहना, बीइंग एन आर्टिस्ट, या जिस तरह आप ये वाकयात देखती हैं बीइंग अ सिटीजन पाकिस्तान? तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अगर मैं अपनी सेफ्टी की बात नहीं करती, ये हमारे हम वतन सबकी सब जिंदगी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी अपनी। और खास तौर पर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं और अमजद साबरी जैसे लोग, ये तो सदियों में पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को इतनी आसानी से कोई मारकर चला जाए और उसके बाद सिर्फ बयानात आ जाए कि जी हम इस पर कोशिश करेंगे कातिलों को पकड़ने की। कोई एक मिसाल तो दीजिए मुझे। अभी जस्टिस चीफ ऑफ जस्टिस साहब के बेटे को अगवा हुए 2 दिन हो गए हैं। क्या किसी ने कोई तलाश किया कि वो बच्चा कहाँ गया, वो लड़का कहाँ गया? आप सोचें कि जब हमारे इदारों के सरबराहों की औलाद महफूज नहीं है
तो यहाँ पर आम इंसान या आर्टिस्ट कैटेगरी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। सुपरस्टार रीमा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का रीमा साहिबा। अपना यकजहती का इजहार भी करें साबरी साहब के साथ और पाकिस्तान के इनसिक्योरिटी के हालात पर तबसरा करें। नज़ीर लगारी साहब, सर किसके हाथ में कमांड है इस वक्त? वजीर दाखिला कुछ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो बाहर बैठे हुए हैं, वजीर आला सिंध कुछ करेंगे, डीजी रेंजर्स कुछ करेंगे कराची के हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए? बहरहाल यही लोग हैं, इन्होंने ही करना है। वज़ीर आला सिंध ने करना है, वज़ीर दाखिला सिंध ने करना है, और वफाकी वज़ीर दाखिला बैठे हुए हैं, उन्होंने करना है। डीजी रेंजर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने करना है। और सिंध में एक डायनामिक आईजी को लाया गया, और जो एडी ख्वाजा हैं इनके बारे में बड़ी तवक्कुआत थी, और उनके बारे में हमारा गुमान था कि वो चीज़ों को ठीक करेंगे, बहुत तेज़ी से और जल्दी से ठीक करेंगे। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि गुलाम हैदर जमाली के दौर में ज़्यादा बेहतर काम हुआ थे। बड़े बड़े लोग पकड़े गए थे और पुलिस ने ही पकड़े थे। पुलिस ने बड़े बड़े मुश्किल केसेस को हल किया था, और जो है अब मसाइल बढ़ रहे हैं, वो हो रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी इंटीग्रिटी पर मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर एक सवाल निशान है आईजी सिंध की, कि वो उनके दौर में ये हुआ है। और मेरे ख्याल में उन्हें खुद भी इस बात का बहुत मलाल रहेगा कि जब वो आईजी सिंध थे तो इतना बड़ा वाक़या हुआ कि अमजद साबरी जैसा बड़ा आदमी जो है उसे कत्ल कर दिया गया, और उससे पहले चीफ जस्टिस के बेटे को लापता है, पता ही नहीं है कि कौन है। किसी ने फिर कांटेक्ट फैमिली से नहीं किया है, अगवाकार हैं तो वो कांटेक्ट करते, कोई चीज़ होती, अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। मतलब एक लॉलेसनेस है। एक जंगल में भी, जंगल के भी आदाब होते हैं। जंगल में भी शेर भूखा होता है तो किसी पर हमला नहीं करता है, या अगर भेड़िया भूखा होता है तो हमला नहीं करता है। ये कहाँ का कानून है कि जनाब जो भी आपको सामने नजर आए, और आपको ऐसा मासूम आदमी, ऐसा इनोसेंट आदमी जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, जिसकी किसी के साथ कभी ऐसा तलखी नहीं हुई, वो ऐसा आदमी जो सिर्फ मोहब्बत बांटता था, जो खुशबू था, जो आवाज़ था, जो हुस्न था, जो खूबसूरती था, उसको कत्ल कर दिया गया है। और शहर सोगवार है, और पता नहीं किस बात का बदला लिया गया है इस शहर से। भारत तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। राइट, लगारी साहब, बड़ा ये ठीक है हमारे हारून रशीद साहब ने कि फौज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, वो तो डिफेंस करने वाली एजेंसी है, या अफेंस करने वाली एजेंसी है। वो हमला भी कर सकती है और वो जो है अपना दिफा भी कर सकती है। ये काम तो उन इदारों को करने चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमें पता है कि ये पुलिस जो है, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, पुलिस 19वीं सदी की है। बिल्कुल ठीक है लगारी साहब, आपका पॉइंट सर आ गया बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली, बिल्कुल ठीक। हारून रशीद साहब, आपको कोई लगती है कि अगले 2 साल में वज़ीर आला सिंध की सरबराही में ये पुलिस है, ये कुछ ठीक कर सकेगी अपने आप को, सिविल इंटेलिजेंस भी अपने आप को ठीक कर सकेगी इन वाकयात के बाद? जनाब वाला, इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 8 बरस में कितनी बेहतरी आई है कैपेसिटी बिल्डिंग में। 8 बरस में मेरिट पे कितनी तकर्रियां हुई हैं। जब प्रेशर आता है तो कोई तकर्री मेरिट पे भी हो जाती है, जैसे 2 पुलिस अफसरों का जिक्र किया नज़ीर साहब ने। ठीक, प्रायोरिटी नहीं है। सिंध में एक SHO और एक DSP और एक SSP की औसत मुद्दत काम करने की 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ये शर्म से डूब मरने की बात है। चुल्लू भर पानी में इस जो लोग सूबा चला रहे हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए। गैरत की अगर एक रमक भी हो इस बात पर कि कोई पुलिस अफसर 20-25 दिन भी है औसत बात जगह पे, 50 दिन 60 दिन 3 साल एक पुलिस अफसर को मिलने चाहिए। आप उसको भेजते क्यों हैं अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है? SHO आपको लगाया किसने है? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ऐसे आदमी का SHO लगाया, DSP लगाया, SSP लगाया, DPO लगाया, और आपको शर्म आनी चाहिए कि 8 साल में आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे, करना नहीं चाहते। इन्होंने गुंडे पाले हैं। पीपल्स अमन कमेटी क्या थी? क्या अगर MQM टेररिज्म कर रही थी, ANP कर रही थी, या वो जमात अहले सुन्नत वाले पीपल्स पार्टी क्या कर रही थी? उसका इलाज ये था कि जवाब में आप गुंडे पालें? उसका जवाब ये था कि जो टेररिज्म कर रहा है जिसके खिलाफ सबूत हो, शर्त यह है उसको पकड़ के कानून के मुताबिक सजा दें। इन्होंने तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर बनाया? नहीं बनाया। इन्होंने अदालतों को बेहतर बनाया। नीतीश कुमार ने 72 घंटे में अदालतों से मुज़ाकरात किए और 3 महीने में अदालतें 2 से 3 महीने में बिहार में सजा देने लगी। कायम अली शाह बूढ़े ज़रूर हैं मगर तजुर्बाकार भी हैं, फ़हीम और दाना आदमी है, और करप्ट भी नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक। वो खास करप्शन उन्होंने नहीं किया। अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, अगर उन्हें करने दिया कौन रोक रहा है उनको? बुखारी साहब से पूछूंगा मैं। बिल्कुल करने नहीं देंगे। बिलावल साहब तकरीरें करेंगे, नहीं करने देंगे। पुलिस में आप मेरिट पे तकरीरें कर दें, बिल्कुल ठीक है सर।
आप जुल्फकार चीमा को उस वक्त बना देते आईजी, सिचुएशन मुख्तलिफ होती, लेकिन उन्होंने 10 अरब रुपए का असला खरीदना था और उसमें से पैसे बनाने थे, 3 गुना कीमत पे ये खरीद रहे थे। इन्होंने 10,000 भर्तियां हर साल करनी है और पैसे लेके करनी है। ये बेशर्म लोग हैं, बेशर्म लोग हैं जी। ये किस हद तक बेशर्मी अगले कई अरसे तक चलती रहेगी कराची में? अमन आएगा कि नहीं, इस पर जरूर बात करूंगा बुखारी साहब से भी, मीतू साहब से, लगारी साहब से भी, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। इस मुल्क में जब भी कोई अच्छा काम करता है उसको हमेशा जो है मुखालफत का सामना चारों तरफ से करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ नैब के चेयरमैन की, प्रेशर वाली जॉब है और उनके ऊपर जितना प्रेशर, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ जो उन्होंने शेरों के मुंह में हाथ डाले हुए हैं। कौमी इंतखाब ब्यूरो के अंदर शरीफ बरादरान के केसेस चल रहे हैं। एक 2000 बनाया गया रेवंड की तामीर के हवाले से और दूसरा FIA में वो नैब के चेयरमैन देख रहे हैं। मेट्रो और ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है डायरेक्टर जो उसका आमिरती को गिरफ्तार किया गया नैब ने, और नैब उस मामले को भी देख रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार के खिलाफ ज़राए ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी, इसका मामला भी नैब देख रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर के खिलाफ कौमी इंतखाब ब्यूरो शुगर मिल स्कैंडल की तहकीकात भी नैब देख रही है। इस तरह के बेतहाशा राना मशहूद वज़ीर तालीम, इसके खिलाफ जो मुकदमा है, साबिक़ वज़ीर राजा परवेज़ अशरफ वगैरह, ये तमाम बड़े बड़े लोग जो है इनके खिलाफ जो मुकदमा नैब देख रही है। लेकिन उतना ही उन पे चेयरमैन पे प्रेशर डाला जा रहा है। कभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है, कभी परवेज़ रशीद साहब की तरफ, और तो और एयाज सादिक साहब की तरफ से भी आ गया कि नैब के चेयरमैन को उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी करने की कोशिश की। अब कुछ डिफरेंट जगहों से उनकी तैनाती के हवाले से, उनकी पेंशन के हवाले से मामला सामने आ रहे हैं। मुजीब रहमान शामी साहब, सर आपका अपना टेक क्या है, आपकी अपनी तहकीक क्या कहती है? जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो इल्ज़ामात में सदाकत कितनी है नैब के चेयरमैन पे, और क्या दबाव में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है उनको? साहब जो कुछ आपने फरमाया है जी, मैं उसकी कोई तरदीद या तौसीक या तस्दीक तो नहीं कर सकता जी, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि चेयरमैन नैब के बारे में मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ मामला सामने आ रहे हैं और एक लगता है कि उनको दबाव में लाया जा रहा है। और अब ये बात कही जा रही है कि उनको तो पेंशन ही नहीं मिलनी चाहिए थी और वो फौज की जो मुलाजमत उन्होंने की है उसकी पेंशन वसूल करते रहे हैं तो वो उसके मुस्तहिक नहीं थे। जबकि उनकी तरफ ये बात जो है, ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है, ये GHQ जो है, ये उसका जो शोबा हिसाबात है उससे मुतल्लिक है। ये इससे चेयरमैन नैब का कोई वास्ता या अलाका नहीं बनता। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पेंशन वसूल करते वक्त जो फौजी पेंशन है वो एक परफॉर्मा पुर किया है जिसकी अबारत जो है मुनासिब नहीं थी। तो जब मैंने इसकी तहकीक की तो मालूम हुआ तो ये तो 19वीं सदी से ये परफॉर्मा जो है वो मौजूद है और पेंशन लेने वाले फौज के जो है इस पर दस्तखत करते हैं और ये परफॉर्मा पुर करके देते हैं। अब अगर ये परफॉर्मा जो है तमाम पेंशनर पुर करते हैं तो फिर चेयरमैन नैब को पर एतराज भी किया जा सकता है कि उन्होंने ये परफॉर्मा पुर किया और इससे उन्होंने कोई गलती का इर्तिकाब किया। तो मैं ये देख रहा हूँ कौमी असम्बली में भी उन पर तनकीद हुई है। असल बात ये है, ये जो ओहदे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं और इनको एक आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक ही इनके हामलीन को उनकी जिम्मेदारियों से हटाया जा सकता है। तो ये मीडिया में डिस्कस नहीं होने चाहिए, ये कौमी असम्बली में भी डिस्कस नहीं होने चाहिए। और जिन साहब को या जिस शख्स को शिकायत हो किसी हाई कोर्ट के जज से, नैब के चेयरमैन से या किसी और इसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर से, उसको चाहिए कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रब्ता करे और वहाँ दरखास्त दे और वहाँ शिकायत दर्ज कराए। बिल्कुल सही। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आपको मालूम है हर शख्स जो है दरखास्त दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है और वहाँ दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है कि इन ओहदों पर तनकीद की जाए या इन पर हरफगिरी की जाए और इन पर उंगली उठाई जाए। ये एक इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ बात मालूम होती है। बिल्कुल ठीक। शामी साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब, आपको लगता है कि दबाव में लाना जा रहा है नैब के चेयरमैन? मैं कामरान आपको बताऊं कि चेयरमैन नैब को जो है वो दबाव में क्यों लाया जा रहा है जी, मैं बताता हूं आपको। इनको रोका जा रहा है कि पंजाब में एहतसाब ना करें। अच्छा। पंजाब के मैं ऐसे इदारों को जानता हूं जहां से पंजाब हुकूमत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड उठाया गया है। एक प्रोजेक्ट की बात करता हूं, लाहौर की जो मेट्रो बस है उसमें एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो अगले किसी प्रोग्राम में आप लेके आएंगे। उसमें जिसमें कहा गया था LDA प्लाजा में वो डॉक्यूमेंट जल गए हैं, रिकॉर्ड जल गया है। वो रिकॉर्ड जला नहीं है, वो रिकॉर्ड नैब तक चला गया है। उसमें 22 अरब रुपए का घपला है। बिल्कुल। ये सर इस पे बात मजीद भी करेंगे, वक्त खत्म हो गया। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम वो चला दें, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ।
अमजद साबरी साहब आज का प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने आखिरी कवाली गाई थी, आज का बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ, उनका कत्ल हुआ। व्यूज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं चाहूँगा कि उनकी कवाली पे ही इस प्रोग्राम को एंड करें। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली।